आज हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई की पाठशाला में पॉलिटी की नई क्लास पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इस विषय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया था? पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है क्लब ऑफ रोम, तीसरा है विश्व बैंक और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझे ना, क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर बी, क्लब ऑफ रोम्स। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे। लिमिट टू ग्रोथ, ये जो है लिमिट्स टू ग्रोथ है, इसके बारे में देखिए 1972 में द क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब? द क्लब ऑफ रोम द्वारा। देखिए, द क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब क्लब ऑफ रोम की स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। क्लब ऑफ रोम की स्थापना 1968 में की गई थी। तो क्या गया था? द क्लब ऑफ रोम एक वैश्विक थिंक टैंक है, समझे ना। द क्लब ऑफ रोम जो है एक वैश्विक थिंक टैंक है, ठीक, वैश्विक थिंक टैंक, समझे ना। और जिसे 1972 में, जिसे कब, जिसे 1972 में एक किताब प्रकाशित की थी। मतलब 1972 में एक किताब प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था लिमिट टू ग्रोथ, लिमिट्स टू ग्रोथ। यह किताब तेजी से बढ़ती जनसंख्या की पृष्ठभूमि के विरुद्ध पृथ्वी के जो संसाधन है, समझे ना, पृथ्वी के जो संसाधनों को संभावित कमी को नाटकीय रूप से लिखते हैं। किस रूप से? नाटकीय रूप से। नाटकीय रूप से ये जो किताब है लिमिट्स टू ग्रोथ में लिखा गया। अब जैसे कि आप लोग देख लें, अब हम इसे मिटा देते हैं। आज आप लोग का वीडियो बहुत दिन के बाद आया है, इसलिए हम आपसे थोड़ा माफ़ी मांगते हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मानव विकास, समझे ना, मानव विकास रिपोर्ट SDR किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मतलब की जाती है किसके द्वारा? UNDP द्वारा, UNDP द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा और WHO द्वारा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। समझे ना। इसके बारे में जानेंगे कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है UNDP, UNDP का UNDP का फुल फॉर्म क्या है? जैसे देखिए, देखेंगे UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ जो HDR है, जो कि हिंदी में लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, समझे ना। तो जैसे कि हम लोग जानेंगे कि मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक क्या है, वार्षिक रिपोर्ट है, समझे ना, एक वार्षिक रिपोर्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनुअल, एक एनुअल रिपोर्ट है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया? UNDP, ठीक। इसका आंसर हो गया UNDP। जैसा कि आप लोग देख लिए हैं, दो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए UNDP। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में किसे ब्रॉडलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है? ब्रॉडलैंड रिपोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? लिमिट्स टू ग्रोथ, आवर कॉमन फ्यूचर, स्क्वायर एंड फूड सिक्योरिटी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है, जैसे देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है आवर कॉमन फ्यूचर्स। आवर कॉमन फ्यूचर को ब्रॉडलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, समझे ना। आवर कॉमन फ्यूचर्स को वुडलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वुडलैंड रिपोर्ट्स क्या है? वुडलैंड रिपोर्ट्स क्या है? ये कब आया था? 1987 में आया था। वुडलैंड रिपोर्ट्स जो है पहली बार 1987 में आया। इस पे ध्यान दीजिएगा। ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो है 1987 में आया और
1983 में स्थापना हुआ था। इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, ठीक ना। और जिसे जिसे क्या कहा था? आवर कॉमन फ्यूचर भी कहा जाता है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, WCED। रुकिए, इसे हम अच्छे से लिख देते हैं, WCED। देखिए, WCED यह है वर्ल्ड कमीशन, लिख देते हैं इसके बारे में भी, वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग थोड़ा सा मैसी हो जाता है, लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम थोड़ा सा जो बातें हम बता रहे हैं ना उस पर ध्यान दीजिए। हम क्या बताना चाह रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं। तो WCED द्वारा 1987 में, कब 1987 में, समझे ना, 1987 में जारी किया गया था। अब मतलब प्रकाशन था जिसे सतत विकास की अवधारणा को सामने रखा एवं बताया गया कि इसे किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, समझे ना, इसे किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार। तो पहला कथन क्या है? एजेंट 21, ठीक ना, को 1992 में रियो सम्मेलन में पेश किया गया था। और दूसरा ऑप्शन क्या है? एजेंट 21 के विरुद्ध सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह पारिस्थितिकी संरक्षण सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक विकास का पक्षपाती, समझे। आज सही कथन के बारे में इसमें चूज करना है, इसका सही कथन क्या है? पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल B, और तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और चौथा में ना ही 1 है ना ही 2, ठीक ना। अब इसमें क्या कहा गया है? अब जैसे देखिए, इसमें आंसर क्या है? इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर C, पहला और दूसरा दोनों सही। तो ये जो रियो जो सम्मेलन है इसके बारे में जान लेंगे। रियो सम्मेलन पता है कहाँ किया गया था? ब्राजील में रियो सम्मेलन। रियो आई कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो, समझे ना। देखिए, रियो डी जेनेरियो में, ठीक ना, रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाता है। यह क्या है? यह एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, समझे ना। यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, इस पे ध्यान दीजिए। क्या है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का एक उत्पाद है, मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन ही है, ठीक। अब जैसे कि देख लेते हैं कि देखिए, अभी मैंने बताया कि दोनों ऑप्शन सही, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही, ठीक है। और रियो सम्मेलन के बारे में मैंने बता दिया, रियो सम्मेलन क्या है। देखिए, यही सब पॉइंट है जिसको आप लोग को देख के चलना है, ठीक ना। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन थोड़ा सही कर देते हैं। और रियो शिखर सम्मेलन ने जलवायु परिवर्तन, इसमें देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा, जो जलवायु परिवर्तन जो होती है और उसमें क्या है, जैव विविधता है, वानिकी है, इसके संबंध में सम्मेलन प्रस्तुत किया गया था, जिसे एजेंट 21, समझे ना, जिसे एजेंट 21 के नाम से जाना जाता, के नाम से विकास पद्धति की एक सूची की अनुशंसा की थी। लेकिन इसके अनसुलझे महत्वपूर्ण मतभेदों एवं कठिनाइयों को छोड़ दिया। कुछ आलोचकों ने कहा क्या कहा? एजेंट जो 21 है, पारिस्थितिकी संरक्षण सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक विकास का पक्षपाती, समझे, के बजाय आर्थिक विकास का पक्षपाती, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसका जो आंसर है पहला और दूसरा दोनों, ठीक ना। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल कॉमन्स में से एक, ठीक है ना। ग्लोबल कॉमन्स में से एक कौन है? पहला ऑप्शन है उच्च समुद्र, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है अंटार्कटिका, और चौथा है बाहरी स्थान। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके साथ, अब इसमें कहा गया है कि विकल्प दिया, जो अब ये जो 4 को ऑप्शन है उसमें से अब ऑप्शन चूज करना है कि कौन सही है, कौन विकल्प सही है। इसमें पहला है 1 2, दूसरा है 1 2 और 3, तीनों ऑप्शन सही, और चौथा है, तीसरा है दूसरा और तीसरा सही, और चौथा क्या है? उपयुक्त में से सही से, समझे ना। अब जैसे देखिए, अब इसका आंसर क्या होगा?
जिससे कि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया, देखिए हम बता रहे हैं, आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कि वीडियो पॉज कीजिए और देखिए कि कौन कौन आंसर सही है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जाके टिक लगा सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सही, सभी है, समझे ना, उपयुक्त में से सभी इसमें सही। उपयुक्त में से सभी वैश्विक संसाधन के भाग, विश्व के कुछ क्षेत्र जो हैं, जो किसी भी संप्रभु, समझे ना, किसी भी संप्रभु क्षेत्राधिकार के बाहर स्थित होते हैं, समझे ना, क्षेत्राधिकार के क्या होते हैं, बाहर स्थित होते हैं, क्षेत्राधिकार के बाहर स्थित होते हैं। तथा इसे क्या कहा जाता है, इसे ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है, समझे ना, इसे ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है। और इन्हें क्या भी कहा जाता है, रेस कम्युनिस्ट, इसे रेस कम्युनिस्ट ह्यूमैनिट्स कहा जाता है, इसे रेस कम्युनिस्ट ह्यूमैनिस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। अब जैसे कि देखिए यहाँ तक तो आप लोग को पता चल गया होगा। अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि ग्लोबल कॉमन्स एक संसाधन क्षेत्र है और उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो किसी एक राष्ट्र या राज्य की राजनीतिक पहुंच से बाहर होते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है 4 ग्लोबल कॉमन्स, ठीक है ना, कॉमन्स की पहचान करता है, जिसमें कौन कौन है, उच्च समुद्र है, जिसमें निकटवर्ती देश के 3 मील के अधिकार क्षेत्र है, ठीक है ना। अब ये जो उच्च समुद्र क्या है, उस समुद्र में है कि जो कि निकटतम देश है उसके 3 मील, समझे ना, उसके 3 मील के अधिकार क्षेत्र के बाहर का खुला सागर, 3 मील के अधिकार क्षेत्र के बाहर का, समझे ना, बाहर का खुला समुद्र या सागर, इसीलिए इसे उच्च समुद्र कहा है। अब है वातावरण, जिसे वायुमंडल कहा गया, और तीसरा है अंटार्कटिका, और चौथा है बाहरी स्थान, इसे बाह्य अंतरिक्ष भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बाह्य अंतरिक्ष भी कहते हैं, ठीक ना, जिसे बाह्य अंतरिक्ष भी कहते हैं। और देखिए और अंतर्राष्ट्रीय, इसमें देखिए ग्लोबल कॉमन्स जो है जिसका उपयोग आमतौर पर कब, अंतर्राष्ट्रीय, सुपर नेशनल एवं वैश्विक संसाधन डोमेन का वर्णन करने के लिए किया जाता है, समझे ना, वर्णन करने के लिए किया जाता है। पूरा जोश है, इसी जोश के साथ लगे रहे आप लोग भी। अब चलते हैं, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक शब्द सामान्य लेकिन विभेदी दायित्व के प्रायः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा में पाया जाता है, यह शब्द किससे संबंधित है, समझे, यह शब्द किससे संबंधित है। पहला है व्यापार वार्ता से, दूसरा है ग्लोबल कॉमन्स की सुरक्षा, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, और चौथा इसमें क्या कहा गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब जैसे देखिए कि इसका जो आंसर है हम आप लोग के सामने रखना चाहते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सामान्यतः, परंतु जो विभेदी दायित्व जो यहाँ पे लिखा गया है, सामान्यतः जो विभेदी दायित्व है, विभेदी जो दायित्व है, जिसे क्या कहा जाता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक प्रतिक्रियात्मक क्षमता, यानी देखिए इसका क्या है, CBDRRC, ओके, इसे हम अच्छे से लिख देते हैं, CBDRRC रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भीतर एक सिद्धांत है, मतलब CBDR जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को क्या कर सकते हैं, UNFCC, ठीक ना, के भीतर एक सिद्धांत है
जो जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के समाधान करने में अलग-अलग देशों की, समझे ना? अलग-अलग देशों की विभिन्न क्षमताओं तथा अलग-अलग दायित्वों को स्वीकार करता है, समझे ना? अलग-अलग दायित्वों को स्वीकार करता है। अब जैसे कि देख लीजिए, पढ़ाई की पाठशाला चैनल है, इसे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसे शेयर कीजिए, इसमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सबसे बड़ी बात शेयर भी कीजिए। शेयर एक दूसरे के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या पॉलिटी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें हैं, जानकारी हमेशा अच्छी चीज़ें होती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता व्यवस्था है जिसका लक्ष्य औद्योगिक देशों का उनके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करना। दूसरा है, चीन, भारत एवं अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की निधि आवश्यकताओं से छूट दी गई थी। तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर पहला में केवल 1 है, दूसरा में 1 2 है और तीसरा में 1 और 2 दोनों है। चौथा ऑप्शन क्या कहता है? ना ही 1 है ना ही 2 है, समझे ना? तो इसका आंसर देखिए, आप लोग उधर से सोल्यूशन कीजिएगा। इसका आंसर क्या है? इधर से हम आपको आंसर बताएंगे, जरूर बताएंगे आपको आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही। तो दोनों कथन है। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन, समझे ना? जलवायु परिवर्तन एक संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी उत्सर्जन को कम करता है। क्या कहा? उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को तय करता है, मतलब उत्सर्जन में कमी करता है, अपने पक्षों के प्रति प्रतिबद्ध है। इस सम्मेलन के भागीदारों की इस बात पर सहमति है कि ग्रीन हाउस, देखिए जो ग्रीन हाउस गैस है कि ऐतिहासिक एवं क्या वर्तमान वैश्विक उत्सर्जन का सबसे बड़ा हिस्सा, समझे, सबसे बड़ा हिस्सा विकसित देशों से उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? ग्रीन हाउस के जो ऐतिहासिक एवं वर्तमान जो वैश्विक उत्सर्जन है उसका सबसे बड़ा हिस्सा विकसित देशों से, समझे ना, विकसित देशों से उत्पन्न हुआ। यह भी स्वीकार किया गया है कि जो विकासशील देश के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अभी भी अपेक्षाकृत कम है, समझे, अभी भी अपेक्षाकृत कम है। इसीलिए चीन, भारत, इसीलिए चीन, भारत और कौन से देश हैं एवं अन्य देश क्योटो प्रोटोकॉल की निधि आवश्यकताओं से मुक्त, समझे ना, क्योटो प्रोटोकॉल की निधि आवश्यकताओं से दूर। अब इसमें देखेंगे एक टॉपिक आया जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से लिखा गया, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसें आती, जैसे इसमें देखिए CO2 आती है और उसमें ओजोन गैस आती है, फिर हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, वाटर वेपर, और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट गैस है मीथेन, जिसे CH4, जिसे क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला CH4 है। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया होगा टॉपिक आप क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में पवित्र उपवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो इसमें क्या है, यह पूरे देश के अनेक खंडों में बिखरा हुआ पवित्र उपवन का आकार कुछ पेड़ों से लेकर घने जंगलों तक का, जिसे विशाल भूभाग शामिल। तो इसका ऑप्शन है पहला, अब केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन है ना ही 1 ना ही 2, मतलब ना ही एक ऑप्शन कथन होगा ना ही दूसरा कथन सही होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर देखिए, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही, दोनों कथन सही। आज पूरे देश में लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर 1000 वर्ग किलोमीटर के आबादित पवित्र उपवन है, समझे ना, 1000 वर्ग किलोमीटर पे पवित्र उपवन है जो बिखरे हुए हैं। वही उपवन अछूते हैं जो सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्थित, समझे ना,
जो मतलब जो दूर हैं, उपवन जो छूते हैं, जो सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं, यद्यपि मतलब क्या कर सकते हैं, यद्यपि पहले शहर के निकट स्थित उपवनों की रक्षा धार्मिक वर्जनाओं के कारण हो जाता था, मतलब धार्मिक गतिविधियों के कारण हो जाता था उपवन की रक्षा। जिसे आजकल हम लोग उपवन को पार्क के रूप में पार्क के नाम से जानते हैं, हम लोग चिड़ियाघर के भी नाम से जानते हैं, जू के भी नाम से भी जानते हैं, जू के भी नाम से जानते हैं उपवन को। ऐसे उपवन को हिंदी में जू ही कहा, जू को हिंदी में उपवन ही कहा जाता है, जिसे आमतौर के भाषा में लोग चिड़ियाघर कहते हैं। तो पहले शहर के समझे ना, पहले शहर के निकटतम उपवनों की रक्षा धार्मिक वर्चनाओं के कारण, लेकिन इस समय समझे ना, लेकिन इस समय जो है, लेकिन अभी का जो समय चल रहा है, इस समय कांटेदार ताड़ बाड़ एवं मेढ़ों से संरक्षित होते थे, लेकिन इस समय मतलब कांटेदार ताड़ की बाड़ एवं मेढ़ों से संरक्षित होते थे, जिसमें विशाल भूभाग को आच्छादित करने वाले पवित्र उपवनों के आकार में कुछ पेड़ों को लेकर घने जंगलों तक होता था, घने जंगलों तक भिन्न भिन्न होता था, मतलब घने जंगलों तक भिन्न भिन्न होता था, जिसमें विशाल भूभाग भी शामिल है। तो देखिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी है, भारत की राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन को अनिवार्य बनाती है। दूसरा है 2001 में पारित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने के लिए अनिवार्य प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है। ऑप्शन नंबर 1 का क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है केवल पहला, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है केवल दूसरा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पहला दूसरा दोनों, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ना ही एक ना ही दो। ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसका आंसर क्या, मैं आप लोग से बार बार एक चीज़ का रिक्वेस्ट करता हूँ, इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, तब आप लोग को भी इस चीज़ों से फायदा होगा कि आखिर इसका आंसर क्या है। थोड़ा दिमाग लगाइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन सही होगा, समझे ना, केवल पहला कथन सही, क्योंकि 2001 में पारित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ऐसा कोई प्रावधान नहीं, ये जो 2001 में पारित हुआ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने के लिए अनिवार्य साधनों की रूपरेखा तैयार करता। भारत सरकार पहले से ही कई कार्यक्रम, भारत सरकार जो है पहले से ही कई कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक प्रयासों में भाग ले रही है, समझे, वैश्विक कार्यों में भाग ले रही, भारत जो है वैश्विक कार्यों में भाग ले रही है। उसमें है, उसमें पहला क्या है उसमें पहला है, देखिए पहला क्या है कि भारत में राष्ट्रीय ऑटो ईंधन वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन को अनिवार्य बनाती है। दूसरा 2001 में पारित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ऊर्जा दक्षता, समझे, देखिए यहाँ पे एक टॉपिक थोड़ा, ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए पहल की गई रूपरेखा का आधार तैयार करता है। इसी तरह 2003 में, समझे ना, इसी तरह 2003 में विद्युत, इसको हम लिख देते हैं विद्युत अधिनियम नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। देखिए आप लोग को यहाँ पे पता चल गया। अगर आप लोग को कुछ और पढ़ना है, कुछ टॉपिक के बारे में और जानकारी लेना है, तो कमेंट जरूर करें, समझे ना, कमेंट कीजिएगा तो हमें भी पता चलेगा कि क्या है। तो इसका आंसर आप लोग को पता चलेगा, ऑप्शन नंबर 1 है। कथन का कौन सही है, कथन है, इसका सही है केवल पहला। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के बारे में बढ़ती चिंताओं की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। इसमें कौन सबसे अच्छी व्याख्या करता है, पहला है विकसित देश प्रकृति की रक्षा के प्रति चिंतित है, पर्यावरण। दूसरा है पर्यावरण का संरक्षण देशी लोगों एवं प्राकृतिक आवासों के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा है मानवीय गतिविधि के कारण होने वाले पर्यावरणीय ह्रास व्यापक हो गया है तथा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसे कि हम लोग जानेंगे इसका आंसर कौन सही है, इसका आंसर आप लोग भी कमेंट कीजिए, सभी भाई लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर कौन सही। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना।
तीसरा कथन एकदम सटीक रूप से सही, पर्यावरण के बारे में बढ़ती चिंताओं की व्याख्या करता, समझे ना, बढ़ती चिंताओं को व्याख्या करता। जो मानवीय गतिविधि के कारण होने वाले पर्यावरणीय ह्रास व्यापक हो गया तथा एवं खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, समझे ना, बहुत खतरनाक स्तर पर हमारा पर्यावरण पहुंच गया, हमारा एटमॉस्फेयर पहुंच गया, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, आप लोग देख ही रहे होंगे। अब यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल कॉमन्स के बारे में गलत है, समझे ना। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी का वातावरण, अंटार्कटिका, समुद्र तल, वायु, अंतरिक्ष को ग्लोबल कॉमन्स का भाग माना जाता है। देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो कौन सा कथन गलत है इस पे ध्यान दीजिए। दूसरा है ग्लोबल कॉमन संप्रभु क्षेत्राधिकार के बाहर होते हैं। तीसरा है उत्तर के देश दक्षिण के देशों की तुलना में ग्लोबल कॉमन्स के संरक्षण के बारे में अधिक चिंतित है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, जैसा हम लोग चलते आ रहा है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई। तो देखिए इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए आप अभी देखिए ये जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, पर्यावरण एवं उसके संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, सॉरी पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, ये जो टॉपिक है इसमें देखिए अभी ये जो ग्लोबल कॉमन्स के बारे में हम लोग सही तरीके से पूरा अच्छे से विवरण दे दी। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सभी को पता होगा, जो आप यही टॉपिक पढ़ के आए अभी जस्ट मैंने पढ़ा है इसी वीडियो में। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल कॉमन्स के प्रबंधन के प्रश्न का कोई विभाजन नहीं है। तीसरा कथन एकदम गलत है, समझे ना, तीसरा कथन गलत है, कथन जो है गलत है। अच्छा हमको सिखा रिया है। नंबर 12 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मूल निवासी विश्व परिषद वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडेंजरस पीपुल का गठन 1975 में किया गया था। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र में इस परिषद को परामर्शदात्री संस्था का दर्जा प्राप्त है, समझ रहे। अब इसका आंसर देखिए, इसका ऑप्शन देखिए, पहला है केवल 1, दूसरा है 1 और 2 दोनों, और तीसरा है केवल सी केवल 2, और चौथा है ना तो 1 ना तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हम बता रहे हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों सही, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा गया है कि दोनों कथन सही है, जो कि मूल निवासी विश्व परिषद वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडेंजरस पीपल का गठन 1975 में, तो पूरा सही में हुआ था, 1975 में हुआ। यह क्या गया था, एक परिषद एक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय निकाय थी, यह परिषद एक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय निकाय थी जिसे दुनिया के स्वीकृत आदिवासी, समझे ना, दुनिया के स्वीकृत आदिवासी अधिकारों की अवधारणाओं को समर्पित किया गया। यह परिषद जो है बाद में संयुक्त राष्ट्र में परामर्शदात्री संस्था का दर्जा प्राप्त करने वाली 11 देशों, सुनिए, करने वाली 11 देशों, ठीक है, 11 देशों की गैर सरकारी संगठनों में से एक बन गई, समझे ना, ये जो कि गैर सरकारी संगठनों में से एक बन गई थी। अब चलते हैं इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला है उत्तर के विपरीत दक्षिण के अधिकांश पर्यावरणीय धारणा पर आधारित है कि लोग जंगलों में रहते हैं। दूसरा है जंगल उन्मुख दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलियाई, स्कैंडिनेविया, उत्तरी अमेरिका एवं न्यूजीलैंड में प्रमुख रहे। तो सही कथन कौन है, केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन सही है। जंगल में सॉरी दक्षिण में, समझे ना, दक्षिण में अधिकांश पर्यावरणीय धारणा जो कि है वन आंदोलन, उत्तर के वन आंदोलन से इस अर्थ से अलग है कि दक्षिण में, जो कि देखिए दक्षिण में लोग, समझे ना, दक्षिण में लोगों से आबाद है, जंगल अब लोगों से आबाद, जो दक्षिण के जो जंगल हैं लोगों से आबाद है, मतलब लोग रहते हैं, अधिकांश लोग दक्षिण में ही रहते हैं। अब जबकि उत्तर में जंगलों में मानव आबादी कम है या खाली, उत्तर में जो है जंगलों में मानव आबादी बहुत कम है, ये तो खाली है,
इस परिप्रेक्ष्य में मनुष्य को प्रकृति के भाग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस रूप में प्रकृति के भाग के रूप में मनुष्य को नहीं देखा जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना? मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारे इस चैनल को पढ़ाई की पाठशाला, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो चीज़ें हैं यार सब करें।